हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जियो एडुकेशन गुरु। तो आप सभी का मेरे चैनल जियो एडुकेशन गुरु पे वेलकम है। तो मैं यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कराती हूँ और आप देख सकते हो मैंने जियो मॉर्फोलॉजी पे सीरीज़ 1 एंड सीरीज़ 2 जो है पहले करवा चुकी हूँ। एंड जो आपको यहाँ प्लेलिस्ट पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपका वो भी देख सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाया है। ज्योग्राफी का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का प्रिपरेशन मैं करवाती हूँ आप लोगों को। तो जैसे देखिए यूजीसी नेट पेपर 1, इसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, कंसेप्ट वाइज रिसर्च पेपर के सभी मिल जाएंगे। देन जो पेपर 2 है जिनका ज्योग्राफी है सिर्फ, तो ज्योग्राफी का भी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ आपके लिए, वो देख सकते हो आप। ये प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे, और ये प्रैक्टिस सेट टोटल 10 मैंने करवाए हैं। और ज्योग्राफी के ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी मैं करवा चुकी हूँ। तो और यूजीसी नेट प्रीवियस ज्योग्राफी PYQ यानी प्रीवियस ईयर 23 टोटल मैंने करवाए हैं। ये पहले के हैं एंड अभी मैं करवा रही हूँ। तो आप प्लीज़ एक बार चैनल पर आके ज़रूर वॉच करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अभी क्लाइमेटोलॉजी, आज मैं आप लोगों को क्लाइमेटोलॉजी करवाऊंगी। क्लाइमेटोलॉजी का ये फर्स्ट सीरीज़ है और इसके बाद के सीरीज़ भी जो है मैं कुछ लाइव करवाऊंगी। तो प्लीज़ अगर आप लाइव हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा पहले। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक सतह अधिकतम एल्बिडो पैदा करती है? ये यूजीसी नेट सेकेंड पेपर जून 2019 में पूछा गया था। तो बताइए क्या होगा इसका। पहला है सबल हिमछादन, मेघाच्छादन, वनाच्छादन और मरुस्थल आच्छादन। तो क्या हो जाएगा? तो इसका 1 होगा ए। जो सबल हिमछादन होगा, यानी बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सतह अधिकतम एल्बिडो पैदा करती है? तो जो सबल हिमछादन होगा वो अधिकतम एल्बिडो पैदा करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम नदीय सरोवर के अचानक फट पड़ने से उत्पन्न बाद GLOF के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ठीक है। पहला, हिम नद के पिघलने से जमा पानी के अचानक बहाव से उत्पन्न हिममोड और हिमरोधिका का विफल होना, बृहद अनुप्रवाह से निश्चित पानी से बाढ़ आना, कुछ सेकेंडों के लिए घटित त्वरित घटना। नीचे विकल्पों में से सही कथन का चयन कीजिए, जैसे A, B, C ऐसे दिया हुआ है, देख लीजिए आप। बोल रहा है 1, 2, 3 सही है, 2, 3, 4 सही है। तो कौन सा सही है? तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो होगा ना वो होगा C, यानी 1, 2 और 3 क्या है? सही है। हिमनद के पिघलने से जमा पानी के अचानक बहाव से उत्पन्न होगा हिमोड और हिमरोधिका का विफल होना और बृहद अनुप्रवाह से निश्चित पानी से बाढ़ का आना, है ना। यानी हिम नदीय सरोवर के अचानक फट पड़ने से उत्पन्न जो बाद के संबंध में निम्नलिखित विशेषता क्या है? अगर ऐसा हुआ, हिमनदीय सरोवर के अचानक फट पड़ने से हिमनद के पिघलने से जमा पानी का अचानक बहाव से उत्पन्न हिमोड और हिमरोधिका का विफल होना होगा, बृहद अनुप्रवाह से निश्चित पानी से बाढ़ का आना, ये भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर, एल नीनो दक्षिणी दोलन यानी ENSO क्या है? तो एल नीनो दक्षिणी दोलन जो है बोल रहा है महासागरीय प्रक्रिया है, वायुमंडलीय प्रक्रिया है, महासागरीय वायुमंडलीय प्रक्रिया या महासागरीय वायुमंडलीय थल प्रक्रिया है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका 3 का जो हो जाएगा आपका C होगा, यानी एल नीनो दक्षिणी दोलन जो है वो महासागरीय वायुमंडलीय प्रक्रिया है। क्या है? महासागरीय वायुमंडलीय प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मौसम संबंधी आपदा है? बाढ़, भूस्खलन, हिमघाव जिसको एवलांस या बादल का फटना। तो 4 का क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें जो बादल का फटना है ये हो जाएगा आपका
जो ये क्या है, मौसम संबंधी आपदा है, ठीक है। लेकिन जो है बाढ़, भूस्खलन और हिमघाव जिसको एवलांच कहते हैं, ये मौसम संबंधी आपदा में नहीं आएगा, ठीक है। तो बादल का फटना जो है ये मौसम संबंधी आपदा में आएगा। किसी स्थान के माध्य तापमान और इसके अक्षांश के माध्य तापमान के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसके अंतर को पूछ रहा है, क्या कहाएगा? ताप असंगति, ताप व्युत्क्रम, ताप प्रवणता, ताप वृद्धि। क्या होगा जाएगा बताइए? तो इसका होगा ताप असंगति। किसी स्थान के माध्य तापमान और इसके अक्षांश के माध्य तापमान के अंतर को ताप असंगति कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरे साथ साथ बोलते जाइए, रिवाइज होगा आप लोगों का। ताप असंगति कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार है? तो जलवायु कौन सा जो है थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार है? वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता, प्राकृतिक वनस्पति का वैश्विक वितरण, भूमि और जल निकायों का वितरण, वायु संहति का प्रवाह। तो 6 का क्या हो जाएगा? तो इसका देखिए होगा ए, यानी वर्षण प्रभाविता। वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार है। क्या है? वर्षण प्रभाविता एंड तापीय दक्षता, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के कारण ला नीना घटना परिघटित होती है? पहला है मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हवा के दबाव का कम होना, ठीक। दूसरा है पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के ऊपर कमजोर उच्च दाब प्रणाली द्वारा सामान्य दाब स्थिति को स्थानांतरित करना। सी में है मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से ठंडे जल का जमाव किसी परिणति काफ़ी तेज व्यापारिक पवनों के रूप में होती है। प्रशांत महासागर के ऊपर व्यापारिक पवनों का पश्चिम से पूर्व की ओर अपेक्षाकृत तेज गति से बढ़ना। तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो होगा ये होगा सी हो जाएगा, यानी मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से ठंडे जल का जमाव जिसकी परिणति काफ़ी तेज व्यापारिक पवनों के रूप में होती है। तो यानी ये जो क्वेश्चन था 7 नंबर का आपका कि किस परिस्थिति के कारण ला नीना घटना परिघटित होती है, तो जो ला नीना जो घटना होती है ये मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से जो ठंडा जल का जमाव होता है जिसकी परिणति काफ़ी तेज व्यापारिक पवनों के रूप में होती है, उसके वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, स्थानीय पवन और देश दिया हुआ है। तो नॉर्वेस्टर, यागी, फॉन और चिनूक, तो ये स्थानीय पवनें हैं और ये देश दिया हुआ है, तो आपको इसके साथ मिलान करना है। तो नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन में आप देखिए कि किसका क्या होगा। तो इसका जो हो जाएगा बी होगा, यानी जो नॉर्वेस्टर है ये किस देश में बहती है? तो नॉर्वेस्टर ये स्थानीय पवन है और ये न्यूजीलैंड में बहती है। कहाँ बहती है? न्यूजीलैंड। यागी जो है ये आपका जापान की जो है स्थानीय पवन है, यागी जापान की स्थानीय पवन है। फॉन जो है ये स्विट्ज़रलैंड की स्थानीय पवन है। फॉन कहाँ की है? स्विट्ज़रलैंड की। और चिनूक जो है, चिनूक यूएसए का स्थानीय पवन है। क्वेश्चन है, किस वाताग्रीय चरण में उष्ण हवा ऊपर की ओर उठती है तथा ठंडी होती है, संघनित होती है और बरसती है? अप्रगामी, उष्णाग्र, शीताग्र या अधिधारण जिसको ऑक्लूडेट या अग्र कहते हैं। तो 9 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, यानी उष्णाग्र। उष्णाग्र जो है ये बोला किस वाताग्रीय चरण में? तो उष्णाग्र वाताग्रीय चरण में उष्ण हवा ऊपर की ओर उठती है तथा ठंडी होती है, संघनित होती है और फिर वो बरसती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर वायु संघनित गुणों के संबंध में विचार कीजिए। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु का विस्तीर्ण निकाय बॉडी, काफ़ी समांग भौतिक गुण, हल्की अपसारी हवाओं से संबंध, अविषरण क्षेत्रों में संबंध। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 10th का क्या हो जाएगा? तो 10th का जो होगा वो होगा सी।
यानी 2, 3 और 4 सही है। यानी निम्नलिखित कथनों में वायु सन्निहित गुणों से संबंध, तो गुण, वायु सन्निहित का गुण क्या क्या है? पहला, ये काफ़ी समांग भौतिक गुण होता है, इसमें समांग भौतिक गुण होंगे, हल्की अपसारी हवाओं से संबंध होगा और अभिसरण क्षेत्रों में संबंध होगा। क्या होगा? अभिसरण क्षेत्रों में संबंध होगा, अपसारी। ठीक है, अब ये आपको देखना है कि बहुत बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, माइंड में तो रहता है कि अपसारी हवाओं से संबंध, लेकिन उसमें अभिसारी लिखा हुआ रहता है, बहुत बार ऐसा मिस्टेक हो जाता है, बट ऐसा नहीं करना है आपको। ये देखना है कि इसका भौतिक जो गुण होगा वो समांग होगा, हवाओं से संबंध कैसा होगा? अपसारी होगा और अभिसरण क्षेत्रों से संबंध होगा, ये होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर, विश्व के निम्नलिखित में से किस स्थानीय भाग में 21 जुलाई 1983 को न्यूनतम वायु तापमान -89 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया था? तो 11 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका जो होगा वो होगा ए, यानी जो है अंटार्कटिका। विश्व के जो अंटार्कटिका स्थलीय भाग में 21 जुलाई 1983 को न्यूनतम वायु तापमान सेंटीग्रेड दर्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, मध्य अक्षांश चक्रवात बनने के संबंध में निम्नलिखित पदों में से सही पद की पहचान कीजिए। पहला है वायु दाबीय ढाल का बल, बी कोरियोलिस बल, सी पृष्ठीय घर्षण। तो ये दिया गया है और नीचे कूट दिया गया है कि इनसे क्या कौन सा होगा। तो जो 12 का होगा वो होगा डी, यानी ABC, मध्य अक्षांश चक्रवात बनने के संबंध में। तो मध्य अक्षांश में जब चक्रवात बनेगा तो मतलब निम्नलिखित पदों में सही पद, पहला पद क्या होगा? पहला तो होगा वायुदाबीय ढाल का बल, ठीक है, कोरियोलिस बल एंड पृष्ठीय घर्षण, ये तीनों जो होता है वो क्या है? जरूरी है। नेक्स्ट है कोपेन के विश्व जलवायु में AW हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन सही है? तो पश्चिमी समुद्री तटीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, या उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु है। तो 13 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 13 का देखिए, इसका डी होगा, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। कोपेन का जो विश्व जलवायु है AW, ये किसके लिए है? AW उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु के लिए है। नेक्स्ट है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मौसम उपकरण स्टीवेंस स्क्रीन के बाहर रखे जाते हैं? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोग्राफ, अधिकतम एवं न्यूनतम थर्मोमीटर। तो 14 का क्या हो जाएगा? इसका होगा डी, यानी अधिकतम एवं न्यूनतम थर्मोमीटर जो है ये मौसम उपकरण स्टीवेंस स्क्रीन के बाहर रखे जाते हैं, अधिकतम एवं न्यूनतम थर्मोमीटर को। ठीक, नेक्स्ट टोटल 20 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप एक बार लाइक कर दो, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि मेरे लाइव वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, उभयगामी बिंदु समलवन रेखा आइसोवेल समवर्षा, ये अक्सर हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो यहाँ पे कूट दिया हुआ है, एंड अब देखिए इसमें से सही विकल्प क्या होना चाहिए, फिर मैं इसको आपको बता रही हूँ। तो 15 का जो हो जाएगा वो क्या होगा? देखिए डी होगा। डी में क्या बोल रहा है? उभयगामी बिंदु, यानी क्या होगा? ये बाढ़ रहित स्थल, बाढ़ रहित स्थल को जो मिलाती है रेखा उसको बोलते हैं उभयगामी बिंदु। समलवन रेखा किसको कहेंगे? समलवन रेखा मतलब इसके नाम में छुपा है, देखिए लवन एंड लवणता, तो समान लवणता के स्थान को जो जोड़ेगा उसको समलवन रेखा कहेंगे। आइसोवेल, आइसोवेल क्या है? तो ये समान धारा वेग रेखा, समान धारा वेग रेखा, धारा का जो वेग है वो समान जहाँ होगा उसको आइसोवेल रेखा कहते हैं, जो जोड़ता है। एंड समवर्षा, समवर्षा क्या हो जाएगा? तो नाम में ही इसका भी छुपा हुआ है, तो हो जाएगा समान वर्षा के स्थान, समान वर्षा के स्थान को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा कहते हैं। यानी अगर आपको ए ऑप्शन पता है एंड डी का पता है, यानी समवर्षा पता है, उभयगामी पता है, तो आराम से अब इसको जो है मतलब गेस करके भी बता सकते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए का 4 है और डी का 2 है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी ये हो जाएगा। तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में कभी कभी जो है ये सही हो जाता है, जब बहुत बार आदमी थॉट देते हैं तो लगाते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन है।
तो देखिए 60 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जो क्वेश्चन है वो एक परिच्छेद दिया है, उसको पढ़ना है एंड देन उसका उत्तर देना है। तो मैं पढ़ती हूँ, आप एक बार सुनो। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में पृथ्वी, वायुमंडल, ऊर्जा बजट और आर्द्रता प्रणाली एक प्रबल अभिव्यक्ति है जो कि पूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर मकर रेखा तक फैला है। कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा तक फैला है, जिसमें 10 डिग्री उत्तर अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच का विषुवतीय क्षेत्र समावेशित है। विश्व में प्रति वर्ष औसतन 80 उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। इनमें से कुछ इतने शक्तिशाली होते हैं कि उन्हें हरिकेन और टाइफून के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चक्रवाती प्रणाली का निर्माण मध्य अक्षांशों में बने चक्रवातों से पूर्णतः भिन्न है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वायु अनिवार्यतः समान, वाताग्र रहित और बिना टकराहट वाली होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब जैसे जैसे अटलांटिक से गुजरता है तो वही तीव्रता से उष्णकटिबंधीय तूफानों में परिवर्तित हो जाता है। एक आम धारणा बन चुकी है, यदि वे अपने मार्ग पर सबल पूर्व प्रबल हो जाती है, उनका रुख उत्तरी अटलांटिक की ओर उत्तरी दिशा में हो जाता है और अमेरिका को छोड़ देता है। यह भयावह स्थिति लगभग 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास होती है। आधिकारिक रूप से उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऋतु प्रतिवर्ष 1 जून से लेकर 30 नवंबर तक होती है। तो इसी से क्वेश्चन पूछा गया है 60 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो अभी मैंने आपको पढ़ के दिखाया, तो अब देख लो इसमें बोल रहा है कौन सही नहीं है। फर्स्ट है ए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। बी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के विनाशकारी खतरे नहीं है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ITZ के निकट पैदा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि से गुजरने पर कमजोर पड़ने लगती है। तो इसमें से कौन सा जो है नहीं है बोल रहा है, तो देखिए कौन सा सही नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के विनाशकारी खतरे नहीं है, तो खतरे नहीं है यहाँ नहीं लगा दिया, इसलिए ये जो है क्या है, सही नहीं है। लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात ITZ के निकट पैदा होती है, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि से गुजरने पर कमजोर पड़ने लगती है, तो ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 70 नंबर। निम्नलिखित में से वर्ष के दौरान वर्ष के कौन से विशिष्ट समय में अधिकतम उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है जून, जुलाई, 1 जुलाई को, जून 29 को या जून 1 को। इधर दिया हुआ है नवंबर 25, ये आपका मतलब 5 जून से 25 नवंबर तक, 1 जुलाई से 30 नवंबर तक एंड 29 जून से 5 दिसंबर तक, 1 जून से 30 नवंबर तक। तो क्या होगा? तो इसका जो होगा वो डी होगा, यानी जो विशिष्ट समय में अधिकतम उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है 1 जून से 30 नवंबर तक जो है क्या होगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है। 1 जून से 30 नवंबर तक आता है ये, और अभी चल ही रहा है चक्रवात। देख रहे हैं कि अचानक से धूप होते होते अचानक बारिश आ जाती है, तो ये चक्रवात का ही ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इसी का समय चल रहा है चक्रवात का। निम्नलिखित में से कौन सही है? 18 नंबर। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो, पहला बोला ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अनेक रूप, कौन सा सही है? और यहाँ पे कूट दिया हुआ है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अनेक रूप होते हैं जो आकार, रूप, वेग, मौसम स्थितियों के हिसाब से अलग होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपेक्षाकृत अधिक ताकतवर होता है तथा महानगरों के ऊपर अत्यंत तेज वर्ग से गुजरते हैं। चक्रवात के केंद्र में अत्यधिक उच्च दाब होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कार्य विभिन्न भागों में एक सदृश होता है। और यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 1, 2, 4। तो आप ऑप्शन देखो क्या होना चाहिए। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अनेक रूप होते हैं जो आकार, रूप, वेग और मौसम स्थिति के हिसाब से अलग होते हैं। ठीक है, और दूसरा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपेक्षाकृत अधिक ताकतवर होता है तथा महानगरों के ऊपर अत्यंत तेज वेग से गुजरता है। महानगरों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है।
नेक्स्ट है 19 नंबर, दबाव सघन होकर उष्णकटिबंधीय तूफानों में परिवर्तित हो जाते हैं जैसे ही वे पार करते हैं। तो ग्रीनलैंड, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर। तो किसको पार करता है तो वो अधिक ताकतवर हो जाता है। तो इसका जो होगा ऑप्शन वो सी होगा, अटलांटिक महासागर। दबाव सघन होकर उष्णकटिबंधीय तूफानों में परिवर्तित हो जाते हैं जैसे ही वे पार करते हैं, क्या, अटलांटिक महासागर को जैसे ही वो पार करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, उष्णकटिबंधीय तूफानों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस देशांतर पर उष्णकटिबंधीय तूफान का रुख उत्तर दिशा की ओर उत्तर अटलांटिक की तरफ मुड़ जाता है? 10 डिग्री पश्चिम, 20 डिग्री पश्चिम, 30 डिग्री या 40 डिग्री। तो क्या हो जाएगा इसका 20 का? तो देखिए 20 का भी वहाँ देखे ही होंगे आप, 40 डिग्री। 40 डिग्री पश्चिम देशांतर पर उष्णकटिबंधीय तूफान का रुख उत्तर दिशा की ओर उत्तर अटलांटिक की तरफ, देखिए उत्तर दिशा भी होगा और उत्तर अटलांटिक की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा, उसमें मैं इसके बाद का क्वेश्चन कराऊंगी और ये 150 का क्वेश्चन का सीरीज़ है। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करना और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें एंड लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू। और आप ना कमेंट भी कर सकते हो, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो एंड कमेंट करो। अगर आपको अच्छा लगा तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। आपके कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।